गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। सब लोग आ गए हैं, आई थिंक। ठीक है ना? अभी एक तो व्यक्ति और रह गए हैं अभी। अच्छा, शिवा। ठीक है। तो मैं मैडम से स्क्रीन शेयर कर ले लूँ एक बार, देखता हम्म। हूँ है कि नहीं। आ रहा है, शेयर आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक। ठीक है, इसका मतलब मैडम ने कर दिया पहले। सर आज हम कुछ पढ़ नहीं पाए हैं हम्म, कोई बात नहीं है पेपर की आज। वजह से सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। हम लोग हम्म, कुछ डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। अब तो सभी, एक कोई और आना है क्या? शिवा। ये सर मैं अभी कॉल कर लेती हूँ। अच्छा, एक और कर। वो लेट ही क्यों हो जाती नहीं, है। वो कभी क्लास में भी नहीं, मतलब कभी दिखती भी नहीं है बोलते हुए। हाँ नहीं वो हाँ, बोलेंगे, वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, वैसे तो पंचों ने अपने काम से। हम्म। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। आप लोग का एग्जाम हो गया ठीक ठाक? सर हो गया है, ये नहीं पता कि अच्छा हुआ है कैसा हुआ है। हम्म, हमारा काम सिर्फ पेपर देने का था। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल। वो परिणाम की क्या, वो तो बाद में देखा जाएगा ना कि क्या हुआ क्या नहीं। हाँ सब्जेक्ट वाला अच्छा हो गया सर। हम्म। सर आ रही है वो। ठीक ठीक। तो वो रास्ते में है ना, एक्चुअली इस वजह से दिक्कत हो रही अच्छा थी। अच्छा अच्छा। कोई जी। बात नहीं। आ गई शायद। यस सर। तो हम लोग आज आखिरी क्लास है। आखिरी बार हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्लास तो हम नहीं कहेंगे, इंटरेक्शन है। और इस इंटरेक्शन में हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और कुछ चीज़ों को हम स्क्रीन शेयर भी करेंगे। तो बिफोर स्टार्ट, इसलिए मैं कल सोच रहा था कि मटेरियल एंड मीडियम, मटेरियल्स एंड मीडियम्स और कॉन्सेप्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज ए रिसर्चर इस चीज़ को हम लोग को देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग उस दिन पहले क्लास में शायद बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा फोकस करें। फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एक बार उसको, पहले जिन चीज़ों पर हम लोगों ने काम किया है उसको फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। उसी क्रम में मटेरियल एंड मीडियम्स कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने बात की थी पहले कि मटेरियल एंड मीडियम्स की जब बात करते हैं तो हम लोग ये भी बात करते हैं कि आर्ट के कौन कौन से फॉर्म्स हैं। और जब फॉर्म्स की बात करेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग मटेरियल की बात आते हैं। फॉर्म से मेरा तात्पर्य है कि विजुअल आर्ट के जो फॉर्म्स है, उस फॉर्म्स में जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ने काफ़ी डिस्कशन किया है। पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड फॉर्म ऑफ आर्ट। उसके बाद हम लोगों ने वीडियो इंस्टॉलेशन, वीडियो परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस इन आर्ट, इन चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। बेसिकली बिफोर हम आगे कुछ बात करने के पहले, चूंकि मैं स्कल्प्टर हूँ और जैसे मोस्टली आप लोग सभी पेंटिंग के ही स्टूडेंट हैं, पेंटिंग या प्रिंट मेकिंग के होंगे। तो जो पेंटिंग से रिलेटेड तकनीकी चीज़ें हैं उसकी जानकारी आप लोग के पास पर्याप्त होती है। जैसे म्यूरल, फ्रेस्को इत्यादि इत्यादि, इन चीज़ों की आप लोग को जानकारी एक होती है और किताबों में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं बहुत आसानी से। मूर्ति कला, जब आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम अध्ययन करते हैं तो मूर्ति कला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा। चाहे गुप्त काल करें, मौर्य करें, शुंग करें, कुषाण करें, कॉन्टेम्प्ररी करें, तो उसमें मूर्ति कला भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होगा। और मूर्ति कला महत्वपूर्ण होने के साथ साथ मूर्ति कला में हमारे लिए जो बहुत सारे तकनीक है और जो मटेरियल है उसका बहुत बड़ा महत्व है, और उसके आधार पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हम लोग जैसा सभी जानते हैं कि मूर्ति कला 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है।
त्रिआयामी पेंटिंग, चित्र 2 आयामी होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है। और मूर्तिकला ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक नया आयाम जुड़ता है और वो मोटाई का होता है। मतलब लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों मिलाकर एक ऐसा फॉर्म होता है कि जिसको हम मूर्तिकला की श्रेणी में इसको लाते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन हम प्योरली अभी ग्रामेटिकल पक्ष की बात करेंगे। हम लोगों ने बात की कि कैसे हम लोगों ने मीडियम्स को तोड़ा, किस तरह से विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट को क्लब किया। कई बार हम लोगों ने पेंटिंग स्कल्पचर को जोड़कर एक आर्ट फॉर्म बनाया। तो इसके पहले हम लोग, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, मूर्तिकला में तकनीक बहुत महत्व है और तकनीक कई बार फॉर्म को भी प्रभावित करता है, इसलिए तकनीक के विषय में जानना बहुत जरूरी है। आमतौर पर मूर्तिकला को हम लोग यह जानते हैं कि मूर्तिकला में जब माध्यम की बात होती है तो हम लोग माध्यम की बात करते हैं कि पत्थर होता है, मिट्टी होता है, टेराकोटा होता है, मेटल होता है, इत्यादि इत्यादि, जो हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड से आज तक देख रहे हैं। वैज्ञानिक प्रसार के साथ साथ कई सारे नए माध्यम भी जुड़े, जैसे फाइबर ग्लास जुड़े, प्लास्टर ऑफ पेरिस जुड़ा, इत्यादि इत्यादि। कई सारे एक्रेलिक शीट में काम करते हैं, इत्यादि इत्यादि। कई सारे ऐसे माध्यम जुड़े जो कि पिछले 20 साल 25 साल या फिर आगे पीछे भी जैसे जैसे नए माध्यम आए और मूर्तिकारों को लगा कि शायद हमारे एक्सप्रेशन में इसका बहुत महत्व होगा और उन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जो मूल रूप से हमारे माध्यम है, जिसको हम लोग स्कल्पटिंग मीडियम बोलते हैं, मूर्तिकला की भाषा का एक सशक्त माध्यम बोलते हैं, और जो ट्रेडिशन से लेकर आज तक बराबर बहुत ही सशक्त है, वो है टेराकोटा, मेटल, स्टोन, वुड। ये 4 कन्वेंशनल माध्यम है जो कि हर काल में उनका बराबर महत्व रहा है। और उसके बाद कई सारे माध्यम जुड़े हैं, मैं अभी बोल भी चुका हूँ इस विषय में। अब हम लोग मूर्तिकला का जो माध्यम है उसका विभाजन किस तरह करते हैं, इस पर हम लोगों को प्रकाश डालना जरूरी है। मूर्तिकला में वस्तुतः जो हम माध्यम देख रहे हैं, ये माध्यम का वर्गीकरण नहीं है। मूर्तिकला के जो माध्यम होते हैं वो 2 प्रकार के माध्यम होते हैं। एक होता है प्लास्टिक माध्यम, दूसरा होता है ग्लैप्टिक माध्यम। प्लास्टिक माध्यम वो माध्यम है जिसमें मैं स्कल्पटिंग माध्यम की, देखिए माध्यम 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि जिसमें हम सीधा सीधा मूर्ति बनाते हैं, सीधा सीधा स्कल्पचर करते हैं, एक वो माध्यम होता है। दूसरा माध्यम होता है जिसको हम अपने मीडियम को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जब हम मीडियम को ट्रांसफॉर्म करते हैं, सपोज अगर मिट्टी में हमने मूर्ति बनाई, तो स्कल्पटिंग मीडियम हमारा माध्यम जो है वो मिट्टी है। मिट्टी के बाद हम उसको कन्वर्ट अगर कर रहे हैं मेटल में, तो दैट इज नॉट स्कल्पटिंग मीडियम, वो मूर्तिकला का माध्यम नहीं हो। तकनीकी क्षमता, तकनीकी चीजों को इंट्रोड्यूस करके हमने मिट्टी के माध्यम को स्थायित्व देने के लिए मेटल में उसको कन्वर्ट किया, वो कन्वर्जन ऑफ मटेरियल है। लेकिन जो स्कल्पटिंग मीडियम का मतलब है कि जिस माध्यम से हम सीधे तौर पर मूर्ति बनाते हैं। सीधे तौर पर किसमें मूर्ति बनाते हैं? हम मिट्टी में बनाते हैं, टेराकोटा करते हैं, जो सीधे सीधे डायरेक्ट हम मिट्टी से लेकर काम करते हैं। मिट्टी से काम करने के बाद उसको पकाते हैं, वो टेराकोटा होता है। हम सभी जानते हैं कि पकी हुई मिट्टी की मूर्ति को टेराकोटा कहते हैं, ये सबको पता है। सेरामिक क्या है? सेरामिक में ग्लेज होता है, जो बॉडी होता है जिसको हम लोग अभी टेराकोटा कहते हैं, क्ले बॉडी होता है। क्ले बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिससे टेम्परेचर वेरी कर सकता है, जिससे कलर वेरी कर सकता है। तो बहुत सारे मिनरल को ऐड करते हैं, कई सारे मिनरल कम प्रयोग करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग टेराकोटा बनाते हैं। लेकिन टेराकोटा, अब सेरामिक की बात करते हैं, सेरामिक और टेराकोटा में क्या फर्क है? सेरामिक होता है जिस पर एक कांच का लेयर होता है। अब कांच का जो लेयर होता है 2 तरीके से हो सकता है। जो हम लाल मिट्टी के बर्तनों पर हम ग्लेज देखते हैं, जिसको हम ग्लेज बोलते हैं, जो कांच का लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लेज। तो वो जो ग्लेज होता है वो 2 तरीके का होता है। ग्लेज होता है अर्दनवेयर, जो लाल मिट्टी होती है उसको हम लोग अर्दनवेयर कहते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, अर्दनवेयर उसको बोलते हैं। और जो चीनी मिट्टी होती है, जो सफेद होता है, जिसके आमतौर पर हम लोग बर्तन देखते हैं, वो चीनी मिट्टी को बोलते हैं स्टोनवेयर। तो 2 तरह के मिट्टी होते हैं और दोनों पर
दोनों के बेकिंग टेम्परेचर अलग होता है। बेकिंग टेम्परेचर क्यों अलग होता है? कोई 600 पर पक जाता है, 600 डिग्री सेल्सियस पर पकता है, 1400 तक भी जाता है, 1200 जाता है, अमूमन 1100 1200 के आसपास सिरामिक होता है स्टोन वेयर में। लेकिन अर्दन वेयर जो होता है, अर्दन वेयर का एक लिमिटेड टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर बहुत ज्यादा हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मेल्ट होगा। जैसे हम लोग ईंट देखते हैं, ईंट जो भट्ठे में पकता है तो कई बार आप देखेंगे कि डिशेप्ट हो जाता है, उसके फॉर्म डिशेप्ट हो जाते हैं, और जहाँ ज्यादा हीट उसको पड़ता है वो नहीं सह पाता है और उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। ये हम लोग ईंट के साथ नॉर्मली देखते हैं। अब हम लोगों को ये सेरामिक में दो तरह की चीजें होती हैं। अर्दनवेयर होता है और दूसरा क्या होता है? स्टोनवेयर। दो तरह के सेरामिक होते हैं। स्टोनवेयर का बेस क्या होता है? चाइना क्ले। अर्दनवेयर जो हमारी साधारण मिट्टी है। ग्लेज क्या होता है? उसके ऊपर कांच का लेप होता है, कांच की लेयर। हाँ, कांच की लेयर होती है, तो वो होता है ग्लेज। इसको कैसे बनाते हैं? नॉर्मली बनाते हैं और एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे टेराकोटा अगर हम बनाते हैं और उसको पानी में डाल देंगे तो घुल जाएगा, लेकिन जब वो पक जाएगा एक सर्टेन टेम्परेचर में उसको ले आ देंगे, फिर उसको पानी में डालेंगे तो बर्तन का स्वरूप ले लेगा वो पानी, आप उसको यूज कर सकते हैं। अब हम मूर्ति कला में सेरामिक की बात हुई, मूर्ति कला की जब बात करते हैं तो मूर्ति कला में दो तरह के माध्यम है, प्लास्टिक माध्यम और ग्लैप्टिक माध्यम। प्लास्टिक माध्यम क्या है? प्लास्टिक माध्यम वह माध्यम है जिसमें तोड़ने मरोड़ने की क्षमता होती है, जिसको हम किसी तरह से कोई भी रूप दे सकते हैं, जिसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या माध्यम है? गीली मिट्टी। गीली मिट्टी में प्लास्टिसिटी है, किसी तरह से हम उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ी मिट्टी और लेकर उसमें ऐड कर सकते हैं, हम कोई भी फॉर्म तैयार कर लेते हैं। ये प्लास्टिक माध्यम। प्लास्टिक माध्यम में और कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? और प्लास्टिक माध्यम जैसे मिट्टी है, गीली मिट्टी है, वो प्लास्टिक माध्यम है। और गीली मिट्टी जब सूख जाएगा तो क्या होगा? उसकी प्लास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, तब फिर वो प्लास्टिक माध्यम नहीं रह पाता है। ठीक है, तो उसमें गीला आटा, अब बच्चों बचपन में आटे से आप कुछ बनाते होंगे तो गीला आटा भी प्लास्टिसिटी है उसमें, गीला आटा प्लास्टिक माध्यम हो सकता है। बच्चों के लिए कलरफुल मिट्टी, इसको बोलते हैं प्लास्टिसीन। प्लास्टिसीन आप लोगों ने देखा है बच्चों के लिए जो स्कूल्स में कलरफुल कैमल की मिट्टी आती है, बहुत सारा के कलर के यस उसमें, सर। हाँ, स्कूल्स में नॉर्मली आजकल ये करते हैं, उसको बोलते हैं प्लास्टिसीन। ये प्लास्टिक माध्यम है। प्लास्टिक माध्यम क्या है? आप साधारण भाषा में बता सकते हैं कि जिस माध्यम को हम सीधे, उसमें प्लास्टिसिटी होती है, उसमें लचीलापन होता है, उसको किसी भी तरह से हम उस माध्यम में तोड़ने मरोड़ने की क्षमता होती है, और उस क्षमता के आधार पर वो हम उससे फॉर्म का निर्माण करते हैं। दूसरा है ग्लैप्टिक माध्यम। ग्लैप्टिक माध्यम क्या माध्यम है? जिसमें एक निश्चित फॉर्म है, एक निश्चित आकार है, जिस माध्यम का एक निश्चित आकार है, और उस आकार से रिड्यूस करके, उस आकार से कम करके हम फॉर्म बनाते हैं। मिट्टी में तो हम कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, ग्लैप्टिक माध्यम में क्या क्या माध्यम हो सकता है? पत्थर, लकड़ी, स्कल्पटिंग मीडियम। मैंने पहले कहा कि स्कल्पटिंग मीडियम मतलब जिसमें हम सीधे तौर पर स्कल्पचर करते हैं, जिसमें हम स्कल्पचर करते हैं वो स्कल्पटिंग मीडियम है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन मिट्टी से बनाने के बाद मेटल में जब करते हैं तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, माध्यम का परिवर्तन। सीधे मिट्टी मिट्टी तो मैं फिर आगे भी बात करूंगा। तो इसमें जो जिस विषय पर हम बात कर रहे थे ग्लैप्टिक माध्यम में, वो माध्यम जिस माध्यम में तोड़ने मरोड़ने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, अगेंस्ट प्लास्टिक मीडियम, जो एक निश्चित माध्यम है, और उस माध्यम में से हम निकाल कर, एक निश्चित माध्यम से हम निकाल कर अपने फॉर्म की रचना करते हैं। जैसे पत्थर है, पत्थर एक ब्लॉक है, पत्थर के भीतर स्कल्पचर आपका बना हुआ है, और हम बाकी उन रेस्ट जो चीजें हमें चाहिए उसके अतिरिक्त बाकी चीजों को हम कार्व करके निकाल देते हैं। वैसे ही लकड़ी क्या होता है? लकड़ी एक ब्लॉक में आता है ना, पेड़ की जैसे एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में आता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग उसको उसमें से रिड्यूस कर देते हैं, मतलब वो आकार निश्चित है, उसको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, और उस आकार में से निकाल कर हम मूर्तियों का निर्माण करते हैं। माइकल एंजेलो की एक बहुत अच्छी माइकल एंजेलो का कथन बहुत अच्छा है कि हर पत्थर में
ऑलरेडी हम्म। मूर्ति है, स्कल्पचर है, हम केवल बाहरी चीजों को निकाल लेते हैं, जो हमको नहीं चाहिए उसको निकाल देते हैं, अंदर तो वो विद्यमान है। ठीक है, तो ये हो गया Yes, sir. प्लास्टिक और ग्लैप्टिक मीडियम। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको इतिहास में जाना होगा, और इतिहास में जाने के लिए आप रिसर्चर हैं तो बेसिक मटेरियल का नॉलेज बहुत जरूरी है। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन बेसिक मटेरियल बहुत जरूरी है। अब हम स्टोन और प्लास्टिक और ग्लैप्टिक माध्यम है। प्लास्टिक माध्यम में क्ले है, प्लास्टिसिन है, गीला आटा है, और भी कुछ माध्यम हो सकते हैं। ग्लैप्टिक माध्यम में मूल रूप से पत्थर, लकड़ी या कोई और माध्यम, जैसे ब्रिक है, लाल ब्रिक है, पका हुआ ब्रिक है, उसको हम उसमें से कुछ कार्विंग करके निकालेंगे तो वो भी एक माध्यम हो सकता है। उसी तरीके से और भी माध्यम हो सकता है, प्लास्टर ब्लॉक है, उसमें से हम कार्व करके निकालेंगे तो भी हम उसको ग्लैप्टिक मीडियम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे, बेसिक चीज इसलिए जानना जरूरी है कि जब आप मान लीजिए कि कभी आपको स्कल्पचर का स्टडी कर रहे हैं और तकनीकी रूप से बहुत चीजों का आपको ज्ञान न हो, और आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज एज पेंटर भी आपको होना चाहिए। क्योंकि आप स्कल्पटर सब होते तो शायद ये बेसिक जानकारी है आपके पास होती, लेकिन क्योंकि आप पेंटर हैं इसलिए मैं ये जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। मेटल स्कल्पचर आप लोग देखते हैं, मेटल स्कल्पचर कितने तरीके से होते हैं? आप लोगों ने मेटल स्कल्पचर देखा है, वो कितने तरीके के देखे? मेटल स्कल्पचर दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर, दूसरा कास्टेड, जो कास्ट किया हो। ठीक है, डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर क्या होता है कि आप सड़कों पर देखे होंगे, चौराहों पर देखे होंगे, दिल्ली, बंबई महानगरों में, शायद कानपुर में और लखनऊ में कम दिखेगा। स्क्रैप मटेरियल से या मटेरियल्स या शीट से या स्क्रैप मटेरियल से स्कल्पचर बनते हैं, आपने देखा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर। मतलब मेटल का एक फॉर्म है, आयरन रॉड से बना सकते हैं, एंगल आयरन से बना सकते हैं, उसके साथ वायर यूज कर सकते हैं, वायर के स्कल्पचर हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेटल का फॉर्म ऑलरेडी आपके पास है, मेटल का फॉर्म है, और उस फॉर्म को तोड़ मरोड़ कर, उसको ठोक कर, उसको वेल्डिंग करके जब हम करते हैं, कोई स्कल्पचर का निर्माण करते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर। तकनीकी रूप से इस शब्द को आप लोग जरूर लिख लीजिए और इस बारे में समझ भी लीजिए। डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर वह स्कल्पचर है जिसमें ऑलरेडी एक निश्चित आकार है, मेटल एक निश्चित आकार में है, और उस आकार को एक नए रूप से उनको जोड़कर, उनको तोड़ मरोड़ कर, अगर कोई हम नया रूप, उसका नया स्वरूप मूर्ति के रूप में बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर। डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर आप लोगों ने बहुत, भारत में कई लोग बहुत अच्छा काम किया डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर में। जैसे एक चंडीगढ़ के एक कलाकार थे शिव सिंह, उनका बहुत अच्छा नाम है। और अगर हम पहले जाए तो शंभू चौधरी का बहुत सारा डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर है। पीवी जानकीराम है, प्रोफेसर राघव कनेडिया ने काफी डायरेक्ट मेटल में काम किया है। ठीक है, तो इस तरह के जो मूर्तियां, पीवी जानकीराम का बहुत अच्छा इन्होंने नाम लिया, ही इज वेरी पाइनियर, मतलब उन्होंने पूरे जिंदगी डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर में ही काम किया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पक्ष देखते हैं, कास्टेड मेटल स्कल्पचर। जो मेटल को, कास्टेड का क्या होता है कि मेटल का एक को मेल्ट करके हम जिस फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में अगर उसको ढाल कर बनाते हैं, तो वो कास्ट किया हुआ, ढलाई द्वारा किया गया मूर्ति या स्कल्पचर। ठीक है, मेटल तो जब एक सामान्य टेम्परेचर पर होता है तो मेटल अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, लेकिन जब उसको हम मेल्ट करते हैं, हर मेटल की मेल्ट होने की एक क्वालिटी है। ठीक है, तो इसके पहले मैं मेटल का भी, जो मेटल की चर्चा कर रहा था, मेटल दो तरह के होते, मेटल की बात जब हम करते हैं तो मेटल कौन कौन से धातु होते हैं? धातु आप बताएं, नाम बताएं। सोना, चांदी, ब्रॉन्ज, कॉपर, नहीं, अब यही इसीलिए आपको मैं बताना चाह रहा था। मेटल होते हैं, मेटल वो माध्यम है जो डायरेक्ट अयस्क से, ओर से, जैसे आयरन ओर से, कॉपर ओर से, जो मटेरियल, जो धातु हम लोग प्रोक्योर करते हैं, जो हम लोगों को मिलता है, उसको बोलते हैं मेटल।
ठीक है। Yes, sir. और एलॉय होता है। एलॉय क्या होता है? दो या दो से अधिक माध्यमों के मिलने से जो मटेरियल मिश्रित बनता है उसको एलॉय कहते हैं। Yes, sir. अब पीतल, पीतल में क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है, जी। मिक्स माध्यम, मिक्स्ड मीडिया है। ब्रॉन्ज में कई सारे कंपोजिशंस है, पीतल के भी बहुत सारे सैकड़ों कंपोजिशंस है। ब्रॉन्ज में बहुत सारे मैग्नीशियम होगा, कॉपर, बेसिक बेस मटेरियल जो होता है कॉपर और जिंक होता है, उसके साथ टिन यूज करते हैं। कई सारे कंपोजिशन उसे मैग्नीशियम करते हैं, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज होता है। तो मेटल और एलॉय हमेशा ध्यान रखिएगा, मेटल अलग चीज है और एलॉय अलग है। मेटल क्या है? जो डायरेक्ट हमको अयस्क से प्राप्त होता है, ओर से प्राप्त होता है, प्रकृति से सीधे रूप से प्राप्त होता है, वो मेटल होता है। और जब दो या दो से अधिक माध्यमों को जोड़कर हम मिलाकर जब कोई मिश्रण हम तैयार करते हैं मेटल के, तो उसको हम बोलते हैं एलॉय। ठीक है। तो मेटल और एलॉय का डिफरेंस आप समझ लीजिए। ठीक है। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के ब्रॉन्ज स्कल्पचर की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज क्या है? दैट इज नॉट कॉपर। जब ब्रॉन्ज कहते हैं इसका मतलब उस समय भी दो धातु को मिलाकर कोई धातु बनाने की, एलॉय बनाने की प्रथा थी, तब ब्रॉन्ज की बात हुई थी। मतलब इंडस वैली में भी ब्रॉन्ज बना था, दैट वाज नॉट कॉपर स्कल्पचर। यस। ठीक है। कॉपर क्या है? कॉपर अयस्क से बनता, कॉपर मेटल है। लेकिन ब्रॉन्ज, ब्रास, ये जो माध्यम है ये एलॉय है। ठीक है, एलॉय है। समझ में आ गई बात? यस। Yes. अब इसके ढल, हमने बात जो की थी दो तरीके से हमने बात की थी कि एक डायरेक्ट मेटल होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा जो स्कल्पचर कास्ट करके बनता है। Casted metal. ठीक है, जो कास्टेड स्कल्पचर होता है। जब हम कास्टेड स्कल्पचर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जब हम दो मेटल को, जो कंपोजिशन, दो मेटल के कंपोजिशन जो एलॉय होगा, एलॉय के गलने का टेम्परेचर डिपेंड करता है उसके कंपोजिशन के ऊपर, क्योंकि वो उसका कॉपर तो कॉपर है, मेटल है, उसका एक सर्टेन टेम्परेचर में गल जाएगा। लेकिन कॉपर के साथ अगर जिंक मिला होगा तो उसका टेम्परेचर कुछ फर्क होगा, क्योंकि दो माध्यम का अपना दोनों के मेल्ट होने का अलग, तो वो मेल्टिंग टाइम में भी फर्क होता है। फिर क्या होगा? जो कलर होगा, सरफेस का कलर वो चेंज होगा। ठीक है। Yes. तो ये होता। अब दो तरह के, एक तो डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर की बात हम लोग ने कहा, दूसरी बात हमने क्या कही है? दूसरी कही है Casted metal. कास्टेड स्कल्पचर। अब कास्टेड स्कल्पचर कितने तरह, कास्टेड स्कल्पचर कितने तरह के हो सकते हैं? कास्टेड स्कल्पचर भी दो तरह के होते हैं। Yes, sir. इसलिए आपका जानना जरूरी है कि जब आप रिसर्च करेंगे तो ये तकनीकी पहलू का बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन एक रिसर्चर को ये आना ही चाहिए, क्योंकि जब आप कॉन्टेम्प्रेरी स्कल्पचर पर अगर काम करेंगे या आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को लेकर काम करेंगे तो तकनीकी पहलू बहुत महत्वपूर्ण होता है रिसर्च में, इसलिए ये जानना जरूरी है। अब कास्टिंग दो तरीके के होते हैं। ठीक है। कास्टिंग दो तरीके का क्या होता है? एक कूल कास्टिंग होता है, टेक्निकल नाम है कूल कास्टिंग एंड हॉट कास्टिंग। दो तरीका है। कूल कास्टिंग क्या होता है? जब हम मेटल को पोर करते हैं, मेटल को जब गलाकर, जब हम क्या करते हैं? मेटल को, सपोज इस हाथ का हमको इस हाथ की मेटल में ढलाई करनी है। ठीक है। अगर इस हाथ की हमको ढलाई करनी है, ये एक प्लास्टर का पीस है और इसकी ढलाई करनी है, तो हम कैसे करेंगे कि इसका सांचा बनाएंगे। इसका निगेटिव हमारे पास होना चाहिए। मतलब बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, बाकी तकनीकी चीज में हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि आप स्कल्पचर के स्टूडेंट हैं। कि बेसिक चीज कि ये जब इसकी इस हाथ से, ये एक सॉलिड फॉर्म है, इस फॉर्म का निगेटिव जब बनाएंगे तो निगेटिव क्या होगा? बाहर चाहे कुछ भी शेप होगा, लेकिन कैविटी में यही फॉर्म होना चाहिए। जो कैविटी बनेगी उसमें यही फॉर्म होगा, उस कैविटी में मेटल को हम मेल्ट करके डालेंगे तो ये फॉर्म बनेगा। ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए कि रेत में, हम लोग बचपन में सभी रेत से खेले हैं, थोड़ी गीली रेत होती है, समुद्र के किनारे आप जाएंगे तो पैर से जब आप दबाएंगे, पैर दबाएंगे और पैर को आप धीरे से निकाल लेंगे तो क्या होता है? पैर का निगेटिव बन जाता है। मोल्ड ठीक बन है ना? जाता है। हाँ, उसका मोल्ड बन जाता है। मतलब मोल्ड क्या है? मोल्ड तो वही है, मोल्ड सांचा है। तो पैर को अगर हम बालू में दबाएंगे और फिर धीरे से उसको निकालेंगे तो पैर का जो शेप होगा उसका निगेटिव उस रेत में बनेगा। तो मोल्ड वर्चुअली यही चीज है। अब हमको अगर कास्ट करना हो, उस पैर को ढालना हो, तो हम क्या करेंगे कि वैसे ही खोखले फॉर्म में
हम मेटल को लिक्विड फॉर्म बनाएंगे और उसमें पोर करेंगे, उसमें डालेंगे, और जब मेटल ठंडा होगा तो अपने वास्तविक आकार में आ जाएगा। जब लिक्विड होगा तो किसी आकार में जा सकता है। Yes. जब वो अपने मूल आकार में आएगा तो उसकी संरचना क्या होगी, जैसे मेरी पैर थी, मतलब जो निगेटिव था, जो कैविटी बनी हुई थी, उस कैविटी का स्वरूप मेटल ले लेगा, और बाकी चीजों को जब आप हटा देंगे तो पैर का शेप हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या होगा, ये जो पद्धति है उसमें क्या हो रहा है, इस पद्धति में आपका जो मोल्ड है वो ठंडा है। ठीक है, मोल्ड ठंडा है तो उसको बोलते हैं कूल कास्टिंग। बहुत बेसिक हम करते हुए बढ़ रहे हैं, बहुत डेप्थ में जाएंगे तो आपको शायद समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन एकदम बेसिक चीज, और ये जरूर आप जानिए। ये कूल कास्टिंग हुआ। हॉट कास्टिंग क्या होता है? अब कूल कास्टिंग में क्या होगा, सपोज ये हाथ है, इस हाथ का ये सॉलिड एक प्लास्टर का फॉर्म है, इसका हमको मोल्ड करना है, और हमारे पास इसका सांचा है, Yes. और हमने यहाँ पर एक होल बनाया हुआ है, जहां से हमको, यहाँ पर एक कप बनाया हुआ है जहां से हमको मेटल डालना है, मेटल पोर करना। मेटल पोर करना है। तो मेटल पोर करेंगे तो क्या होगा, मेटल तो अंदर जाएगा, लेकिन अंदर का हवा कहाँ जाएगा? आप Sir, कास्ट और कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ All से जब करना मेटल जाएगा तो हवा निकलने का कोई रास्ता नहीं। जब हवा नहीं निकलेगा तो मेटल को वहां स्टक कर देगा। मेटल वहां जाएगा, मेटल को जाने के साथ साथ जो अंदर की हवा है उसको भी बाहर निकलना चाहिए। जब वो बाहर निकलेगा तभी वहां मेटल अपना शेप लेगा। जैसे ग्लास में अगर आप पानी डालेंगे, तो जब ग्लास में एक ग्लास है और उसमें पानी डालेंगे, तो इधर से पानी डालेंगे तो ये हवा इधर से बाहर निकलेगी, और जब हवा बाहर निकलेगी तो पानी जो है वो ग्लास का शेप ले लेगा। जैसे बॉटल में हम डालते हैं, बॉटल को अगर बाल्टी के भरे हुए बाल्टी में, पानी भरा हुआ बाल्टी में डुबाएंगे तो क्या होता है, एयर जैसे से निकलता है वैसे वैसे पानी अंदर पेनिट्रेट करता है, अंदर पानी जाता है, होता है ना। उसी तरीके से जो कूल कास्टिंग है, कूल कास्टिंग में बाहर निकलने का एयर वेंटिलेशन का रास्ता होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से मेटल जा रहा है तो कहीं ना कहीं से उसका आउटलेट होना चाहिए एयर निकलने, एयर वेंटिलेशन का। ठीक है। अब हॉट कास्टिंग और कूल कास्टिंग में क्या अंतर है? आप लोगों ने बस्तर का डोगरा कास्टिंग सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, जो आप लोग देखे होंगे, जो मेले में भी आप देखे होंगे। और एक बहुत लेडी मूर्तिकार है जिन्होंने पूरे जीवन बस्तर के उसी तकनीक पर काम किया, उनका नाम है, हाँ, मीरा मुखर्जी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा? वेरी गुड। अच्छा अच्छा, नेट जीआरएफ। तो उनका क्या था, उन्होंने डोगरा पद्धति से कास्टिंग की है। अब हम कूल और हॉट कास्टिंग में जो भिन्नता है वो मैं बता रहा हूँ। हॉट कास्टिंग जो होता है वहां पर मोल्ड को रेड हॉट रहता है और उसमें पोरिंग करते हैं। अब तकनीक पर हम बाद में जाएं, तकनीक पर ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं, बेसिक चीज पर ही हम बात करेंगे। जब रेड हॉट होगा तो एयर वेंटिलेशन की समस्या नहीं होती है। एयर वेंटिलेशन पूरे बॉडी में, मतलब थ्रू बॉडी एयर पास करेगा। जब कूल होगा, जब ठंडा होगा तो एयर को वेंटिलेशन चाहिए, लेकिन जब रेड हॉट होगा बॉडी, जिसमें मेटल हमको पोर करना है, तो वहां पर हमको एयर वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। Yes. तो जो डोगरा, जो हमारी ट्रेडिशनल पद्धति है, जो डोगरा कास्टिंग होती है, बस्तर की कास्टिंग होती है, उसमें उसमें क्या होता है, उसमें हॉट बॉडी में ही कास्टिंग करते हैं। तो दो तरह की कास्टिंग हुई। क्या क्या दो तरह की कास्टिंग हुई? हॉट कास्टिंग एंड कूल कास्टिंग। ठीक है। अब आप आसानी से, कोई भी आपसे पूछेगा कि बस्तर की कास्टिंग में और एक स्टैचू जो बनता है चौराहे पर जो स्टैचू बनता है, अब जो हॉट कास्टिंग है वो बहुत बड़े आकार के नहीं हो सकते हैं। Yes. क्योंकि हॉट कंडीशन में आप बहुत बड़े मोल्ड नहीं बना सकते हैं। तो जो बड़े स्कल्पचर भी आपने मीरा मुखर्जी के देखे होंगे, उस स्कल्पचर में क्या है कि वो छोटे छोटे पीसेज को जोड़कर वो बड़ा करते हैं, लेकिन एक साथ 8 फीट का स्कल्पचर नहीं बन सकता हॉट कास्टिंग में। हॉट कास्टिंग में हमेशा छोटे बन सकते हैं। इसलिए जो हमारे ट्राइबल्स जिन लोगों ने काम किया है, बेसिकली उन लोगों का बनाया हुआ है ये प्रोसेस, तो वो लोग हॉट में ही करते हैं। और उसका एक तरीका क्या होता है, उन लोगों का तरीका ये होता है कि ये जो बॉडी है इसमें पहले वो वैक्स में, अब मैं थोड़ा बता दूं, आगे बढ़ जाऊं तो फिर मैं बताता हूँ। तो एक तो चीज हो गया कि हमारे पास एक मोल्ड है, और मोल्ड से हम लोग
मोल्ड को का निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव बना के उसमें जो मेटल पोर करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मेटल कास्टिंग। ठीक है, हॉट कास्टिंग और कूल कास्टिंग दो तरह की हो गई। अब एक Yes. एक जब आप जाएंगे आगे, आप और स्टडी जब करेंगे तो एक होता है जो जो डायरेक्ट, जैसे हमने हाथ डालकर इसका मोल्ड दिया, इसको क्या कहते हैं? ये डायरेक्ट मोल्ड है, डायरेक्ट मोल्ड है ना। जैसे ये सपोज इस मोबाइल का हमको इस मेटल में कन्वर्ट करना, तो इसको हम आधा दबाएंगे फिर इसको निकाल लेंगे और हम जहां मेटल पोर करेंगे वो हो जाएगा, वो मेटल कास्ट हो जाएगा। जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। अब इसमें क्या है, इसका लिमिटेशन है। Yes. इस पद्धति का क्या लिमिटेशन होगा? बहुत बड़े आकार का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप जो टेक्सचर चाह रहे हैं वो टेक्सचर आप नहीं कर सकते हैं। आप टेक्सचर बना सकते हैं, जैसे आपने डोगरा कास्टिंग में देखा होगा, तो वो पत्थर मोम का तार बना के जब बनाते हैं ना, तो वो एक लाइन की तरह, वायर की लाइन की तरह आती है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा स्कल्पचर बनाना है जिसमें हमको फिंगर प्रिंट तक चाहिए, Okay. ठीक है, तो वो स्कल्पचर जब हम प्रेस करेंगे तो वो उतना डिटेल नहीं आएगा और बहुत बड़े आकार के नहीं करते हैं। तो वैसे जब हम स्कल्पचर करते हैं तो बोलते हैं उसको वैक्स में पहले कन्वर्ट करते हैं और उसका नाम होता है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। जो इंडस वैली में छोटे स्कल्पचर ही हैं, लेकिन उनका जो तकनीक है वो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। Lost wax. हाँ, लॉस्ट वैक्स, मोम क्षय उसको आप बोल सकते हैं, तो मतलब मोम को गलाकर। थोड़ा सा मैं इसका बहुत ब्रीफ में एक आपको जानकारी दे दूं। लॉस्ट वैक्स का मतलब हो गया कि जो भी आप स्कल्पचर बना रहे हैं उसको पहले वैक्स में कन्वर्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक बस्ट है, ये आपको बनाना है, स्कल्पचर बनाना है, ठीक है। तो क्या हम इसको सॉलिड बना सकते हैं? सॉलिड नहीं बनता है। जितने भी स्टैचूज आप देखे होंगे, ग्रीको रोमन देखे होंगे, सभी हॉलो है। और जब हॉलो स्कल्पचर होगा तो लॉस्ट वैक्स पद्धति से ही हो सकता। सॉलिड तो आप हाथ का हाथ बना सकते हैं, लेकिन जब इस हाथ को हॉलो हमको बनाना होगा तो उसके लिए हम लॉस्ट वैक्स पद्धति का प्रयोग करते हैं। लॉस्ट वैक्स में क्या होता है कि जैसे ये बस्ट है, इस बस्ट को हमको कास्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका सांचा लेते हैं। Yes. ठीक, सांचा तो जैसे हमने हाथ का बताया कि दो पार्ट में लिया, मोबाइल का हमने लिया, दो पार्ट में मोबाइल का ले लिया, ऐसे ऐसे यहाँ बीच से डिवीजन किया, दो पार्ट में मोड़ लिया, ठीक है। फिर इसको दोनों को जोड़ दिया, तो चूंकि इतना ही पतला है तो हमने इसे मेटल। लेकिन अगर ये इतना मोटा होगा, क्यों नहीं हम सॉलिड कर सकते हैं? सॉलिड नहीं करने के पीछे कारण क्या है कि मेटल जब सिकुड़ता है तो उसका आयतन कम हो जाता है, उसका जो वॉल्यूम होगा कम होगा, और जब सिकुड़ेगा तो बराबर हर तरफ से बराबर नहीं सिकुड़ेगा। हो सकता है कि जब सिकुड़ना शुरू करे तो नाक का एरिया ही गायब हो जाए, वहां से ज्यादा सिकुड़ जाए तो आपका स्कल्पचर डिशेप्ट हो जाता है। तो लॉस्ट वैक्स करना केवल वजन ही उसका कारण नहीं है, बल्कि तकनीकी रूप से बड़ी मूर्तियों के लिए हमेशा लॉस्ट वैक्स कास्टिंग करते हैं। बहुत बेसिक चीज, और 10 लाइन में मैं इसको समझा देना चाहता हूँ कि ये बस्ट का जब हम करते हैं तो इसको दो पार्ट में हमने मोल्ड किया, आधा इधर और आधा इधर, ठीक। Yes. इसमें हम वैक्स की एक कोटिंग करते हैं। कोटिंग बहुत मोटी कोटिंग, इतनी ही मोटी कोटिंग करेंगे जिसमें हमारा मेटल श्रिंक ना करे, ठीक है। और हमारा साइज के हिसाब से, अगर छोटा होगा तो थोड़ा पतला करेंगे, बड़ी मूर्ति होगी वहां ज्यादा मेटल को रन करना है तो हर तरफ बॉडी में रन करे, इसके लिए थोड़ा मोटा थिक करेंगे। तो जब हम मोल्ड करेंगे तो मोल्ड में वैक्स की कोटिंग करेंगे, ठीक है। वैक्स की कोटिंग करेंगे, फिर मोल्ड को बंद कर देंगे। जैसे आधा आधा हमने किया, तो हाफ पोर्शन को हम आधा मोल्ड में, आधा हमने वैक्स में इधर कोटिंग की, आधा इधर की, फिर दोनों को जोड़ दिया। तो क्या हो गया कि बाहर मोल्ड है, अंदर एक मोम की लेयर है और बीच में कैविटी है, ठीक। समझ में आ रही है बातें आपको? Yes, sir. फिर से समझाने की Yes, जरूरत sir. हो, समझाने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, नहीं. ये दो मोल्ड हो गया। मोल्ड में एक तरफ हमने वैक्स कोटिंग की, इधर वैक्स कोटिंग की। वैक्स कोटिंग कैसे करेंगे कि मोम को थोड़ा गर्म करेंगे और ब्रश से उसकी कोटिंग करते हैं, ठीक है। या हम मोम की शीट बनाए और उसको प्रेस करके ऐसे दबाए, उसके बहुत तरीके हो सकते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे।
मोम की कोटिंग करते हैं, फिर मोल्ड को हम बंद कर देते हैं। तो क्या हुआ कि बाहर का जो मोल्ड है, जो सांचा है, सपोज प्लास्टर ऑफ पेरिस का सांचा है, उसके बाद एक मोम का लेयर बन गया यहाँ पर, ठीक है। और हम जब दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया कि हमारा जो बस्ट है वो तो मोम का बना हुआ है, बीच में कैविटी है। अब उस कैविटी में हम क्या करते हैं, कैविटी में हम एक कोई मटेरियल डालते हैं, जैसे आमतौर पर इटालियन कास्टिंग होती है, उसमें ब्रिक डस्ट प्लास्टर, अब तो बहुत बहुत तरह के मटेरियल भी आ गए हैं, तो उसको हम लोग अंदर डाल देते हैं। अंदर डालेंगे तो क्या हो गया कि अंदर वो सॉलिड हो गया। सपोज ब्रिक डस्ट और प्लास्टर मिक्स करके हमने, ब्रिक डस्ट इसलिए डालते हैं कि उसको फिर हमको बर्न करना है। प्लास्टर को बर्न करें तो प्लास्टर को जब बर्न करेंगे तो वो पाउडर हो जाए, इसलिए रीइंफोर्समेंट के लिए चाहे तो ब्रिक डस्ट मिलाते हैं या फिर ग्रॉग मिलाते हैं। उस तकनीक पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। उसको सॉलिड कर देंगे, फिर क्या करेंगे कि मोल्ड को हम खोल देंगे। Yes. मोल्ड को खोल देंगे तो क्या होगा, अंदर ब्रिक डस्ट प्लास्टर है, ऊपर एक मोम का लेयर है जो मेरा चेहरा है, जो मेरा बस्ट है, ठीक है। Yes. उसके बाद से हम मोम के चैनल्स बनाते हैं, मोमबत्ती की तरह, जिसमें मेटल जाने का और एयर निकलने का, ठीक है। वो Yes. रास्ता हम मोम की, मोमबत्ती की तरह मोम का बनाकर और वैसे बनाते हैं। और फिर जो अंदर इन्वेस्टमेंट मटेरियल हमने ब्रिक डस्ट प्लास्टर डाला था, उससे उसको बाहर भी कवर कर देंगे, Okay. ठीक है। तो क्या हो गया, अंदर और बाहर एक मटेरियल है और बीच में एक वैक्स का लेयर है, Layer है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि उसको, मोल्ड को गर्म करेंगे। उसका प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, उसका एक फर्नेस होता है, वो सब हम लोग को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अभी। तो उसको हम गर्म करेंगे लंबे समय तक, वो 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटा, 60 घंटा, मोल्ड के आकार पर निर्भर करता है। बहुत बड़ा होगा तो 60 घंटे भी उसकी फायरिंग होती है। उसको फायर करते हैं। फायर करेंगे तो क्या होगा कि जो कैविटी, जो मोम है, वो गलकर निकल जाएगा। किस रास्ते निकलेगा, जहां हमने चैनल्स बनाए हैं। तो मेटल जाने का जो चैनल होगा वहां एक कप की तरह का बना देंगे जहां से मेटल पोर करेंगे, ठीक है। और बाकी गैस वाले रास्ते, जिसमें एयर वेंटिलेशन के लिए रास्ते बनाएंगे, उसका एक तकनीक होता है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं, केवल बेसिक चीज जान लीजिए कि मेटल जाने के लिए और एयर वेंटिलेशन का एक रास्ता हम चैनल के थ्रू बनाते हैं। तो हमारे साथ क्या हो गया कि अंदर जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है, जो हमने ब्रिक डस्ट हॉलो वाले पार्ट में डाला था, उसी पार्ट को हम ऊपर डाल दिए। डालने के बाद हम उसको बर्न करेंगे। जब बर्न करेंगे तो क्या होगा, बीच का मोम निकल जाएगा। जब बीच का मोम निकल जाएगा तो क्या होगा कि बीच में जो हमारे चेहरे का, जो हमने 1 इंच का जो मोम निकाला था, मोम का जो पार्ट था, वो कैविटी बन जाएगी। वो कैविटी बन जाएगी और उस कैविटी में मेटल को मेल्ट करके हम उसमें डालेंगे, पोर कर देंगे, ठीक है। तो जब मेटल की पोरिंग करेंगे तो वैक्स का जो कैविटी वाला पार्ट है, जो खोखला वाला पार्ट है, उसके जगह पर मेटल आ जाएगा। तो वैक्स का कन्वर्जन हुआ। ये जो वैक्स हमने बनाया उसको कन्वर्ट करके हमने उसको मेटल में बनाया, ठीक है। तो जब हमने उसको मेटल में बना दिया है, अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले पार्ट को तोड़ देंगे, डिमोलिश कर देंगे, अंदर वाले पार्ट को डिमोलिश कर देंगे। तो क्या होगा, जितने मोटे वैक्स का लेयर हमने बनाया था, उतने मोटे वैक्स का हमारा बस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लॉस्ट वैक्स स्कल्पचर। और जब हम स्टडी करेंगे, प्री हिस्टोरिक स्कल्पचर करेंगे, अब प्री हिस्टोरिक स्कल्पचर में भी हॉलो फॉर्म है। आप एक नर्तकी आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, इसमें एक हाथ ऐसा मुड़ा हुआ है, बहुत ही फेमस स्कल्पचर है, ठीक है। वो ब्रॉन्ज का है, वो लॉस्ट वैक्स में बना हुआ है, वो सैंड कास्टिंग का नहीं है। तो लॉस्ट वैक्स में क्या 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 पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हम कोई भी टेक्सचर ले सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, किसी आकार का ले सकते हैं। वो डायरेक्ट मेटल कास्टिंग जो होती है उसमें वो पॉसिबिलिटी कम होती है, ठीक है। एक बेसिक नो हाउ आपको मेटल कास्टिंग का हो गया ना। यस सर। इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछिए। कोई चीज अगर इसमें आपको लैक हो या थोड़ी, दोबारा मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। सब लोग ठीक है, कंफर्टेबल है? बेसिक चीज तो आपको पता चल गया। अब हम लोगों ने स्कल्पचर की जो बात की, स्कल्पचर में मटेरियल हमने बात कर ली, प्लास्टिक ग्लैप्टिक मीडियम बात कर ली,
कन्वर्जन ऑफ मटेरियल हमने बात कर ली। अब ये कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन ऑफ मटेरियल हमने बात की कि जो ग्लैप्टिक माध्यम है। अब मेटल को तो हम ना ग्लैप्टिक बोल सकते हैं ना हम क्यों नहीं इसको बोलते हैं, दिस इज नॉट स्कल्पटिंग मीडियम। ये कन्वर्जन के लिए तो काम हो गया, लेकिन ये डायरेक्ट स्कल्प हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम मूर्ति नहीं बना। डायरेक्ट मूर्ति कैसे बना रहे हैं, मिट्टी में बना रहे हैं, ठीक है, जिसको बाद में हम टेराकोटा कर ले रहे हैं। टेराकोटा डायरेक्ट अपने आप में स्कल्पटिंग मीडियम नहीं है। स्कल्पटिंग मीडियम क्या है, मिट्टी है। स्कल्पटिंग मीडियम क्या है, वुड है। स्कल्पटिंग मीडियम क्या है, स्टोन है, जिसमें आर्टिस्ट डायरेक्ट उस पर एक्ट करता है, काम करता है। टेराकोटा स्कल्पटिंग मीडियम इसलिए नहीं है कि मिट्टी का हम बनाते हैं, बाद में उसको पकाते हैं, तो जब पक जाता है तो टेराकोटा हो जाता है, अदरवाइज वो मिट्टी रहता है। तो जब हम प्लास्टिक मीडियम से काम जब तक कर रहे होते हैं तब तक तो वो स्कल्पटिंग मीडियम है, और जब वो बन गया और उसको टेराकोटा किए तो दैट इज कन्वर्जन ऑफ मटेरियल। उसी तरह से एक मेटल में बनाने वाली मूर्ति भी पहले हम मिट्टी में बनाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे मटेरियल में। तो स्कल्पटिंग मीडियम इज नॉट मेटल, लेकिन जो डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है, स्कल्पटिंग मीडियम आपका मेटल है। सारे मेटल के स्कल्पचर नॉन स्कल्पटिंग मीडियम नहीं है। जहां हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वहां पर वो स्कल्पटिंग मीडियम नहीं है, और जब हम सीधा सीधा उसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे तार को लेकर हम स्कल्पचर बना रहे हैं, तो वो स्कल्पटिंग मीडियम उस समय हो जाता है। सब लोग क्लियर हो इस चीज से? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग के पास एप्रिसिएशन, हम लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं जो हम लोग ने पढ़े। तो हम लोगों ने मटेरियल और मीडियम्स के बारे में हम लोगों ने बात की। पेंटिंग के जो जो मीडियम्स है उससे आप लोग परिचित हैं, उसके तकनीक से आप परिचित हैं। ऑयल कलर, ठीक है, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर, वाटर कलर, ठीक है। ओपेक कलर में क्या क्या हो सकता है, जो पोस्टर से करते हैं ओपेक होता है। वाटर कलर में ट्रांसपेरेंसी होती है। तो जब हम एनालाइज करेंगे, हाँ, जब एनालाइज करेंगे तो वाटर कलर दोनों का मीडियम वाटर होता है, एक्रेलिक का भी मीडियम वाटर होता है। एक्रेलिक ओपेक भी आप कर सकते हैं और एक्रेलिक ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, तो आपके पास दोनों स्कोप होता है। मटेरियल में हमारे पास जो है, मटेरियल हमारे पास जो भी है पेंटिंग से, फिर दीवार पर जब हम करते हैं फ्रेस्को और म्यूरल। आप लोग में से कोई बता सकता है फ्रेस्को और म्यूरल में बेसिक डिफरेंस क्या है? फ्रेस्को सर भीति जैसे साइको और सूखी उस पे होता है, गीली सतह पे डायरेक्ट दीवार पे होता है। और म्यूरल हम सर जो किसी मटेरियल या मीडियम से रिलीफ फॉर्म में बना के हैंग करते हैं। रिलीफ भी हो सकता है, रिलीफ नहीं भी हो सकता है। और कोई बोलेगा इस पर? फ्रेस्को में भी दो। सर फ्रेस्को में भी सर दो भी विधा होती है ना, एक तो वून होती है, एक सूखी और गीली पद्धति होती है। गीली। हाँ हाँ, लेकिन इट्स ए पार्ट ऑफ वॉल। जो फ्रेस्को है वो दीवार का ही पार्ट होता है, उसको पद्धति गीली और सूखी पद्धति होती है, उसको करते हैं। लेकिन जब म्यूरल करते हैं, म्यूरल भी दीवार पर होता है। अब म्यूरल और रिलीफ में क्या फर्क है? दोनों में एक डायमेंशन हो सकता है, दोनों में एक डायमेंशन होता है। नहीं, उठा हुआ दोनों हो सकता है। मतलब ये बेसिक चीजें हैं कि जब आप जाएंगे रिसर्च करने तो किसको म्यूरल कहेंगे, किसको रिलीफ कहेंगे। म्यूरल और रिलीफ दोनों में अंतर बता सकते हैं? टेराकोटा, हाँ, टेराकोटा म्यूरल भी होता है, टेराकोटा रिलीफ भी होता है। आप लोगों ने लखनऊ में अगर देखा होगा तो एक बहुत बड़ा म्यूरल है रविंद्रालय में, प्रोफेसर के.जी. सुब्रमण्यम का, बहुत ही पॉपुलर है, मेरे ख्याल से यूपी में सबसे बड़ा। हाँ, तो वो जो उसको म्यूरल कहेंगे या स्कल्पचर कहेंगे? म्यूरल। म्यूरल क्यों म्यूरल है, क्यों नहीं रिलीफ स्कल्पचर है? रिलीफ स्कल्पचर हमेशा सतह से बाहर होता है। ये सरफेस है और सरफेस के बाहर फॉर्म होता है, ठीक है। म्यूरल इटसेल्फ पूरा का पूरा जो म्यूरल होता है
वो सरफेस ही होता है। जैसे अगर ये पूरा एक स्लैब बना है और स्लैब को काट कर कोई फॉर्म बना रहे हैं, ये प्रोजेक्शन नहीं है इसमें। इसमें उसी के भीतर करते, थोड़ा प्रोजेक्शन हो सकता है लेकिन वो अपने आप में उसी फॉर्म के भीतर होता है। उसका जो बेस होता है उसका बेस नहीं होता है, वो अपने आप में ही फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आया? और हम लोग अब की प्रिंट मेकिंग पर अगर हम आए तो प्रिंट मेकिंग में क्या क्या विधि है? Yes. एचिंग, लिथोग्राफ, Etching, लिथोग्राफ, litho, उसका वीडियो टेक्निक। cut. हाँ, तो उसके टेक्निक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको है। Yes. एचिंग और लिथोग्राफी की थोड़ी थोड़ी टेक्निक की जानकारी मेरे ख्याल से सबके पास होना चाहिए। ठीक Yes. है, इसके बाद आता है मिक्स्ड मीडिया, जिस पर हम लोगों ने काफी चर्चा की है, मिक्स्ड मीडिया स्कल्पचर में। ठीक है, फिर हम लोगों ने इंस्टॉलेशन की बात की है, फिर हम लोगों ने वीडियो इंस्टॉलेशन की बात की है, वीडियो परफॉर्मेंस की बात की है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पहले हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा कर लें। आर्ट क्रिटिसिज्म, दूसरे चैप्टर में आर्ट क्रिटिसिज्म में एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट वर्क। हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे आर्ट क्रिटिसिज्म हम करेंगे, और चाहे वो ट्रेडिशनल हो, कॉन्टेम्प्ररी हो, और एप्रिसिएशन हम कैसे करेंगे, इस पर हम लोगों ने काफी विस्तृत चर्चा की थी। पूरा एक दिन हम लोगों ने पहले दिन इसी पर चर्चा की थी। इस पर अगर आप लोगों का कोई कुछ और जानना चाहते हो या इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हम लोग इस पर बात करेंगे। सर थोड़ा सा वीडियो परफॉर्मिंग बताएं। Performing art. We have this entire misunderstanding of what Darwin really meant when he said survival of the fittest. Is the site in a country like ours where material is expensive. I mean, the fact that I would imagine that more artists इस वर्क would use their में body जो to एक्ट explain कर रही stuff. है, जो Yes, other than Already the fact that it is perform ephemeral है, and it doesn't give you an object to लेकिन sell जो or even to उसका ship to a जो show in तरीका है another उसका So I'm city. not sure, because the photograph today of a performance, like people like Nikhil, who did one of his earliest performances with us, actually. You know, his photographs sell well. Yes, that's and true. his videos sell well. And Sonia Khurana with Sonia her Khurana videos with her too. photographs and Yeah, videos too. yeah. So I think, well, it's actually inverted, because a lot of performance started with performing for the camera. So if you think of Sonia Khurana, you think of Surekha, you think of Eve Pushpamala, of course, it's all performative. Very consciously thinking of the residue, the recording of the performance as the art object. Well, yeah. it started with that till it became live. Then they stepped out of it. And now it's kind of, the documentation of the live has become the artwork. So it's a very strange thing. It started with artwork. Peter pays a visit to the Heritage Hotel art space established in Goa, both as a residency as well as laboratory for the development of performance arts. Let's have a look at what he discovers there. Hello. Hi, Peter. Hi, Nicola. How are you? Hey, good to And you see must be you. Romy Luster, I right? am Roma. Great. So I found it. Yeah. This is it? It's an easy find. This is the Heritage Hotel Art spaces. art space. Is fantastic. So Roma finds the place, and then Nikhil decides to become his partner in crime. And what was the next step? Move in, actually. We literally had to bring our boxes of art supplies, costumes, makeup, wigs, musical instruments, drum kits. And some kitchen goods. I And guess. some kitchen goods, stock the kitchen up with And coffee. So now it's going to function as both a residency space and an actual exhibition space?
It's not an exhibition space as much as it's a residency space. What we do once in 6 weeks is open our doors to the public and share our ideas, experiments, collaborations without any emphasis on. And so the three artists that you just had here, one was from New York and one was from Ljubljana. Yes. And one is from one is from Bangladesh. Yeah. So is that kind of what you're hoping to keep, this sort of international mix going on? Yes. Very important point. Yeah. Especially, I mean, especially today, mean nothing. It's just we have to be like more and more open to the others, like the world in general. Yeah. Art is a very nice way to crystallize, you know, to kind of like fix the idea of this world that is mixed, you know, like mixed culture, mixed people, mixed. Yeah. We had like shows like inviting shamans from the Amazon, you know, and that's interesting because as performer, okay, there's like this ceremony things going on. Then for us, it's as well a way to look at. It's a really So this is perhaps more of an institute for creative. Here, and I feel we fill a certain. I feel performance is very much a part of that thread that runs through a lot of the work that people bring here, and I feel we fill a certain gap because, you know, performance is it doesn't really have a fixed place, and I feel that we can create a performance studio. It's time for a break, but when we return, we speak to two artists exploring the radical fringes of performance art. My job is to make college easier because students have a lot on their What on earth is an electric superhighway? Today, you're going to find out. Here are 15 of the most abstract and unusual art installations. Number 15, Sirens of the Lambs. Banksy is undoubtedly one of the most influential street artists in the world, and every piece he creates is a social commentary on something that's important to him. He's focused on a wide range of themes since bursting onto the scene in the 1990s. But in 2019, during a residency in New York, he turned his attention on animal cruelty. The Sirens of the Lambs was a moving installation made up of a dirtied truck that was full of stuffed animals peeking out of the windows, and speakers inside that played amplified toy animal noises. It's a comical but serious way of drawing focus to the inhumane treatment animals suffer, particularly while on their way to a slaughterhouse. So it seems fitting that the Sirens of the Lambs was driven around the meatpacking district. The sounds being emitted were so loud that it was impossible for anyone to ignore it as it drove past. And it's the perfect example of why Banksy is one of the most revered artists of our time. Number 14, Tape Vienna. Installed in the Odeon, Vienna in 2010, the Tape Vienna exhibit saw over 10 people wrapping 530 rolls of adhesive tape throughout the open hall over 2 days to create a bizarre cobweb-like structure that visitors could actually crawl inside of. While it was a planned shape to the piece, those who built it were able to follow the rhythms and patterns while they were making it. And while it seemed on the surface to be chaotic wrapping, it was as if it found itself during the process. Straight lines were stretched across the area to form the main foundations, and then the diagonal layers were added to create a complex organic structure, which the artists say replicates the process of similar formations in nature. Is this art or interactive architecture? Seemingly everyone who visited had their own ideas of what Tape Vienna truly meant, which was the intent of the work all along. Number 13, the Floating Piers. Created by Christo and Jean-Claude, the Floating Piers was a temporary art installation that was built on Lake Iseo, Italy in 2016. By using 226,000 high-density polyethylene cubes, they created more than 750,000 square feet of yellow fabric floating on the water.
which allowed visitors to walk out and in between the landforms. हाँ सर, कुछ समझ में तो आया। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है वीडियो इंस्टॉलेशन का। वाह यार, कितना अच्छा है। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। अब वीडियो इंस्टॉलेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को मिला। और जो हम लोगों ने परफॉर्मेंस की बात की थी, आप लोगों को एक इंडियन आर्टिस्ट का था, जब वो वॉल के ऊपर हैंड प्रिंट्स बना रही थी, द वे शी इज डूइंग, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रही थी और जो काम था, वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, वो परफॉर्मिंग आर्ट है, वो परफॉर्मेंस इन आर्ट है। ठीक है, क्या कुछ और साउंड आ रहा है क्या? एक मिनट।
ठीक है, तो अब हम लोग जो, आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। हाँ, तो अब जो हम लोग बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये वीडियो इंस्टॉलेशन आप लोग के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग वीडियो परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके। इंस्टॉलेशन हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं, इंस्टॉलेशन क्या है, इंस्टॉलेशन के संबंध में। कंप्यूटर एज ए न्यू मीडियम, वो हम लोगों को पता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा हम लोग काम करते हैं, जो विजुअल्स फॉर्म्स को लेकर काम कर सकते हैं, हम अपने द्वारा कैप्चर किए हुए फॉर्म को काम कर सकते हैं। फिर हम लोग ने आर्ट क्रिटिसिज्म, एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट वर्क, इसके बारे में हम लोग ने काफ़ी विस्तृत चर्चा की थी कि हम जो बेसिक चीज़ थी उसको 2-3 लाइन में हम बोलना चाहते हैं कि हमको उस पीरियड के टाइम में कोई भी क्रिटिसिज्म करने के लिए हम उसका सामाजिक संदर्भ, हमको उस काल में जाना चाहिए, और तब हम एप्रिसिएशन आर्ट का कर सकते हैं। आर्ट के एप्रिसिएशन के लिए हमको तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। जब हम लोगों ने अभी बात की है, जो तकनीक है उसका भी एक आधार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है, जो आर्ट का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। फिर हमारा स्वयं का विस्तृत ज्ञान, और हम उस विषय में जितना स्टडी करेंगे उतना ही उस क्रिटिसिज्म में हम न्याय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, और इनको लेकर हमको काम करना होगा। 1 मिनट प्रमोद जी, अभी अभी नहीं नहीं, उनसे कल बात हो पाएगी, तो ले लीजिए फिर। हाँ ठीक है, ले लीजिए। हाँ अच्छा, तो अभी मैं क्लास में थोड़ी देर में करता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की क्रिटिसिज्म के लिए हमारा अपना दृष्टिकोण। देखिए, जब भी कोई क्रिटिक होता है, वो एक तो सामान्य ढंग से एक फ्रेम में काम करता है, उसके बाद उसका जो अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद ही एक जो मौलिक आर्ट क्रिटिक होगा वो तभी हो सकता है जब उसकी अपनी दृष्टि हो। तो उस दृष्टि के लिए अपने जो हमारे आयाम है, जितने आयाम है, उसका अध्ययन होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। कला के जिस पक्ष का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका, जैसे वीडियो इंस्टॉलेशन अगर हम कर रहे हैं, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो हमको उसका तकनीकी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। मूर्ति कला कर रहे हैं या किसी भी इज्म को कर रहे हैं, मूर्ति कला और चित्रकला के बीच में, या किसी पीरियड को लेकर काम कर रहे हैं जहाँ चित्रकला भी है, मूर्ति कला भी है, तो फिर हमको उसका तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, माध्यम का ज्ञान होना चाहिए। उस माध्यम के अनुसार हम वो माध्यम के साथ माध्यम के अनुरूप रचना है या माध्यम के विपरीत है, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए मीडियम की अंडरस्टैंडिंग हमको बहुत ही आवश्यक है फर्दर काम करने के लिए। फिर हम लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन का बहुत महत्वपूर्ण है। आर्ट प्रैक्टिसेस डॉक्यूमेंटेशन हम जब करेंगे, और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन जब हम आर्ट वर्क करते हैं, आर्ट के ऊपर जब हम काम करते हैं, जब हम रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च के लिए हमको डॉक्यूमेंटेशन की बहुत आवश्यकता है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए फोटोग्राफ हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आर्टिस्ट का स्टेटमेंट हो सकता है, आर्टिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में दूसरे का जो रिएक्शन होगा, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो हम लोग के पास डॉक्यूमेंटेशन के भी आर्ट वर्क प्रैक्टिसेज के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी कई विधाएं हैं, जिसमें फोटोग्राफी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोटोग्राफी वर्क ऑफ आर्ट का, उसके तकनीक का ज्ञान, उसके तकनीक का अगर डॉक्यूमेंटेशन हम कर सके तो कर सकते हैं। अगर आर्टिस्ट अलाइव है तो आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेकर हम उसका ज्ञान उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। अगर नहीं अलाइव है
तो उसके समकालीन जो लोग हैं उनसे उनके बारे में बात कर सकते हैं, दूसरे आर्ट क्रिटिक्स से बात कर सकते हैं, और उनके बारे में अगर कुछ आर्टिकल्स हो तो उनका भी डॉक्यूमेंटेशन हमको कर लेना चाहिए अगर इंडिविजुअल आर्टिस्ट के बारे में हम काम कर रहे हैं। अगर हम किसी पीरियड पर काम कर रहे हैं तब भी उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन के बहुत तरह के प्रकार हो सकते हैं, उसका वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ये तो है ही, उसके साथ साथ अन्य जो आर्ट क्रिटिक्स हैं, आर्ट हिस्टोरियंस हैं, उनको उनके वर्जन्स का भी एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही हम फर्दर अपना कोई ओपिनियन वहां दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों के सामने अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोक एंड पॉपुलर कल्चर ऑफ आर्ट प्रैक्टिसेस। तो हम लोग फोक आर्ट के बारे में एक चीज यहाँ पर मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट का जो डिफरेंस है वो क्या है। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि क्राफ्ट जो है वो कौशल से जुड़ा हुआ है और यूटिलिटी से भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, और आर्ट जो है वो मानवीय संवेदना से है। लेकिन जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, जब ट्रेडिशन की तरह बात करना शुरू करते हैं, ट्रेडिशनल आर्ट की तरह बात करते हैं, तो वहाँ एक परंपरा भी होती है, परंपरा के साथ साथ मानवीय संवेदना का भी वहाँ पर एक्सप्रेशन होता है। दूसरी तरफ जब हम फोक आर्ट की बात करते हैं, लोक कला की बात करते हैं, तो लोक कला इट्स ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एक जीवन का की पद्धति है, और जीवन की पद्धति में कुछ कलाएं ऐसी हैं जो कि जिसको हम किसी जमाने में हम केवल उसको क्राफ्ट कहते हैं, अब उसका स्वरूप चूंकि इंडिविजुअल व्यक्तिवादी दृष्टिकोण अब बढ़ता चला गया। जैसे मधुबनी पेंटिंग की बात करें, मधुबनी पेंटिंग प्योरली कुछ एक सेट कंपोजिशन हुआ करते थे, जो शुरू के मधुबनी पेंटिंग पर जब काम करना लोगों ने शुरू किया तो उसके पहले कुछ सेट पैटर्न होते थे, और उस सेट पैटर्न में ही मतलब 20-25 तरह के कंपोजिशन होते थे, और घर की महिलाएं उसी कंपोजिशन पर काम करती हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका विकास हुआ, उन लोगों का एक्सपोजर हुआ, तो कंपोजिशन में भी परिवर्तन हुआ। एक मधुबनी पेंटिंग का एक बहुत ही अच्छा कंपोजिशन मुझे याद आ रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म भी मधुबनी पेंटिंग के फॉर्म में सीता देवी की एक पेंटिंग है। तो जहाँ पर केवल धार्मिक भावनाएं और धार्मिक कथात्मकता को लेकर ही काम होता था, वहां पर डेली लाइफ से भी जुड़ना शुरू हो गया। तो फोक आर्ट के एलिमेंट हुए, और फोक आर्ट को माध्यम बनाकर एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से भी लोगों ने काम करना शुरू किया। इसी तरह से ट्रेडिशनल आर्ट का कॉन्टेम्पररी आर्ट पर प्रभाव पड़ा है, और कॉन्टेम्पररी आर्ट का भी ट्रेडिशनल आर्ट पर प्रभाव पड़ा है। तो ये दोनों का कंपोजिशन और फिर ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन। और दूसरी चीज एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रेडिशनल आर्ट और कॉन्टेम्पररी आर्ट का भी भेद अब बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। अगर वहां पर समय है, समय की सार्थकता है, या वो टाइम को रिफ्लेक्ट करती है, तो वहां पर आर्ट फॉर्म के रूप में हम अलग देख सकते हैं ट्रेडिशनल आर्ट को, लेकिन उसको अगर समय के साथ हम जोड़ कर देखेंगे तो वो भी आज के डेट में कॉन्टेम्पररी आर्ट और ट्रेडिशनल आर्ट का भेद भी बहुत कम हो गया है। और इसीलिए बहुत सारे कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को लेकर काम कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जो है, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में काम करने वाले लोग, वो भी समसामयिक विषयों पर लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आर्ट अब आर्ट रह गया है, लेकिन फिर भी जब हम क्रिटिसाइज करेंगे तो हम इस एस्पेक्ट को देखेंगे कि ये ट्रेडिशनल फॉर्म है, और इस ट्रेडिशनल फॉर्म से अगर किसी ने कॉन्टेम्पररी सब्जेक्ट को लिया है तो ये मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। इस विषय पर हम लोग को बात करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर आप लोग जितने दिन हम लोग ने 4 दिन काम किए हैं एक साथ, तो इस पर अगर आप लोग कुछ और जानना चाहें मुझसे तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग के। जी 15 मिनट हम लोग वार्ता करेंगे, और प्रश्न आपको होगा, और हो सकता है आप उत्तर दें और मैं भी उत्तर दे सकता हूँ। सर, मैं माध्यम और जैसे टेक्निक के बारे में हमने बताया कि प्रक्रिया और माध्यम है। सर, जैसे मैं प्रिंट मेकिंग से हूँ, तो माध्यम और टेक्निक का हमारे रूप और विचारों पर प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, तो मैं उस क्षेत्र में सोच रहा था थोड़ा सा रिसर्च करने की, कि मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ूं, कि एक माध्यम और प्रोसेस का हमारे विचार में क्या परिवर्तन आता है, और उस विचारों से कैसे हम एक नए रूप को उजागर करते हैं। जैसे कृष्णा रेड्डी ने विस्कोसिटी का इन्वेंशन किया, तो उस तरीके से मैं सोच रहा था अपनी रिसर्च को आगे
करने के लिए सोचा। तो देखिए इसमें आप थोड़ा नहीं अच्छा है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम माध्यम की बात करते हैं तो हर माध्यम की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। यस और लिमिटेशंस भी होती है और उसका एक दायरा भी होता है। मतलब उसको हम किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं और कितनी हमारी उसकी बाध्यता है, वो तभी हमको पता चलेगा जब उस माध्यम का पूर्ण रूप से हम अध्ययन कर पाते हैं। यस अब एक दूसरे अर्थ में हम इसको देखें, मैं इसको मूर्तिकला से जोड़कर एक उदाहरण की तरह आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। पत्थर एक हेवी मटेरियल है, भारी माध्यम है, उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसको उलटने में टूटने की संभावना होती है। और जब हम लोग 20वीं शताब्दी के बाद के मूर्तियों का अध्ययन करते हैं तो जो स्टोन है, स्टोन का जो चरित्र है, मूर्तिकारों ने स्टोन के चरित्र को आमतौर पर अपनी मूर्तियों में समाविष्ट किया, जैसे उसका स्थूल स्वरूप, उसका भारीपन, उसका अब 20वीं शताब्दी के बाद की मूर्तियों को देखेंगे तो वो स्टोन का कैरेक्टर अपना होता है। जैसे वुड का कैरेक्टर है, वुड का कैरेक्टर क्या है कि वो लॉग के रूप में मिलेगा। तो अगर लॉग के रूप में सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही लकड़ी मिलेगा तो हम 4x4 का या 10x10 के एक ब्लॉक में लकड़ी के कंपोजिशन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब लकड़ी की कंपोजिशन की कल्पना करेंगे तो मेरे सामने हमेशा वो लॉग रहेगा। जब पत्थर की हम कल्पना करेंगे तो मेरे सामने ब्लॉक होगा, ठीक है। तो हमको उस माध्यम के चरित्र को समझना है। अब प्रश्न ये है कि अगर वुड में ही हमको काम करना है और हम ब्लॉक बना के काम करेंगे तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि उन लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर एक कंबाइन करके मैं एक 8x8 का ब्लॉक बनाऊं और मैं काम करूं। तो अब ये है कि हम उस माध्यम को माध्यम के चरित्र के हिसाब से रखना चाहते हैं या हम उसको माध्यम के चरित्र को बदलते हैं। जब माध्यम के चरित्र को बदलते हैं तो उसके संवेदनशीलता पर असर आती है। वैसे ही असर आती है कि जैसे एक कागज की कैंची बनाई और एक वास्तविक मेटल की लोहे की कैंची हो, तो दोनों के फॉर्म वही होते हैं और देखने में आकार वही होता है, लेकिन आंखों से जब हम देखते हैं तो एक कागज की कैंची के प्रति मेरी संवेदनशीलता और एक मेटल के कैंची के प्रति मेरी संवेदनशीलता केवल फॉर्म वही है, लेकिन चेंज ऑफ मटेरियल है, जिसकी वजह से उसके संवेदनशीलता में फर्क हमें महसूस होती है। उसी तरह से जब हम मटेरियल को एक्सप्लोर करते हैं, मटेरियल के साथ हम प्ले करते हैं, तो हमारा माइंडसेट ये जरूर होना चाहिए कि हम कितना उस माध्यम को एक्सप्लॉइट करेंगे, हम उसका कितना उपयोग करेंगे, और उपयोग होता भी है। आज से क्लासिकल पीरियड में जब जाके देखेंगे, यूरोपियन क्लासिकल में, तो जो मूर्तियां बनी है, संगमरमर की मूर्तियां बनी है, उसमें केवल प्राण नहीं डाल सके हैं, लेकिन जितना भी माइनर से माइनर डिटेल आपको उसमें दिखेगा, केवल कलाकार उसमें जान नहीं डाल सका है। तो अगर हम देखेंगे तो वो जो माध्यम से, जिस माध्यम में काम किया गया है वो ब्रिटल माध्यम है। एक छेनी से अगर एक उंगली टूट गई तो पूरी मूर्ति खराब हो सकती है। तो वो माध्यम के विपरीत कार्य किया हुआ है, लेकिन उस विपरीत कार्य करने में जो उसकी संवेदनशीलता है वो एक अलग प्रकार की होती है। तो हमेशा माध्यम को हम दो तरह से देख सकते हैं, माध्यम, और जब हम एक्सप्रेशन की बात कर सकते हैं तो हम दो तरह की चीज देखते हैं कि उस माध्यम को हम कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उस माध्यम को हम माध्यम के चरित्र के साथ रख सकते हैं या चरित्र से बियॉन्ड हम जाकर कुछ सोच सकते हैं। तो मुख्य रूप से इन चीजों में जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, माध्यम वहां पर गौण हो जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न अगर किसी और का भी हो? कुछ लोगों ने नहीं प्रश्न किया। शिवा देवी, आपका कोई प्रश्न? एक बार सब लोग जरा अपना, अब तो आखिरी क्लास है, एक बार आप लोग अपना वीडियो म्यूट से हटा लें, कम से कम हम लोग बाहर कहीं मिले तो पहचान सकें। ठीक है देवेंद्र जी, और आप लोग का शालवी, शालवी आप लखनऊ से हैं क्या?
यस सर, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से मैंने हाँ किया है। हाँ हाँ, चेहरा देखा हुआ लग रहा है। हमारे टाइम में आप थी उस जी समय सर। स्टूडेंट? नहीं सर, हम जिस ईयर में आए उसी साल आप चले गए थे, अच्छा अच्छा अच्छा। 2015 में। हाँ हाँ हाँ। और सुनील, आत्मन द्विवेदी और शिवा देवी, ये लोग लगता है अभी उपयोग कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास का। चलिए, और आप लोग का कोई कुछ? सर मेरा एक टॉपिक था सर जो मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। ये मेरा टॉपिक था, बताइएगा। इसमें मैंने मथुरा की मूर्ति कला में वस्त्र आभूषण एवं केश सज्जा कलात्मक दृष्टि से अध्ययन मौर्य काल से गुप्त काल तक का रखा था सर मैंने ये टॉपिक। मैंने MA हिस्ट्री से भी किया है सर, MA एंशिएंट हिस्ट्री से भी किया है सर, और मेरे पापा संग्रहालय से हैं, तो ये टॉपिक मेरे को इसीलिए जचा है क्योंकि मथुरा संग्रहालय मेरे घर के पास में ही है सर। तो मुझे यही टॉपिक पापा ने बोला कि आपके लिए ये टॉपिक बेस्ट रहेगा क्योंकि आप मथुरा में ही हो, तो सुटेबल है आपके लिए। अब बताइए सर, मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग और स्कल्पचर के बारे में तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं, नॉलेज हो जाएगा। आप तो एस्थेटिक्स पर कर रहे हैं बेसिकली, आप एस्थेटिकल पार्ट पर भी कर तो रहे हैं। ये मेरे लेकिन जब ये काम आप करेंगे, शुरू करेंगे, तो उसके पहले आपको अन्य पीरियड के भी या यूरोप में भी वस्त्र आभूषण और इन चीजों का आप अध्ययन अगर कर लेंगे तभी आपको उसमें सहायता मिलेगी। केवल इसीलिए मैंने सर एक टाइम पीरियड रखा है सर इसके अंदर। हाँ, नहीं, टाइम पीरियड तो रखा है, लेकिन नॉर्मली इस तरह के जितने भी मैंने रिसर्च देखे हैं, आमतौर पर उसमें केवल डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। तो अब जो रिसर्च हो रहे हैं, जो पिछले 5 वर्षों में जो UGC का उद्देश्य है, तो अब रिसर्च केवल डॉक्यूमेंटेशन नहीं रह गया, आपका ओरिजिनल, आपकी सोच और आपकी दृष्टि और आप क्यों कर रहे हैं, अब उसका उपयोग क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक लेने के पहले आप ये जरूर डिसाइड कर लीजिएगा कि आपका दृष्टिकोण क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। केवल आप डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं या उसमें आप विशेष कुछ चीज ऐड करना चाहते हैं जिसको आप बोल सकते हैं कि मेरा इंडिविजुअल रिसर्च है। और कोई प्रश्न अगर आप लोग का हो, मैं कोशिश करूंगा कि समाधान की जा सके। सर मेरा है सर। हम्म एक्चुअली मेरा जो मास्टर्स था वो अप्लाइड आर्ट से था, लेकिन मेरी जो पर्सनल अभिरुचि है वो भारतीय कला में है, तो मैं इसका ही एक टॉपिक लेना चाहती हूँ जो आर्ट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हो। तो क्या सर मेरे लिए कोई बाउंडेशन है कि मैं मतलब करूँ तो फिर अप्लाइड आर्ट के ही किसी टॉपिक से? बिल्कुल नहीं। आपके बगल में जो अभी देवेंद्र जी है, देवेंद्र जी आर्कियोलॉजी से रिलेटेड हैं और वो आर्ट हिस्ट्री में कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कहा कि अब जब हम आर्ट में बाउंड्री नहीं कर रहे हैं तो फिर हम रिसर्च में क्यों करें। आपका जो इंटरेस्ट का टॉपिक है उस पर कीजिए, लेकिन यह है कि जो भी काम कीजिए वो बिल्कुल मन से कीजिए और उसका पूरा अध्ययन कीजिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अप्लाइड आर्ट में कर रही हैं या आपका विषय अप्लाइड रहा है तो आप पेंटिंग का विषय या किसी इंडिविजुअल आर्टिस्ट पर आप काम नहीं कर सके, ऐसा नहीं है। भाषा वही है, दृश्य भाषा है। और अभी हम लोग ने इतनी बातें की, कोई बाउंड्री नहीं है। बस ये है कि हमारा इंडिविजुअल फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और पर्पसफुल हो जो भी अब रिसर्च हो। पहले क्या हुआ है, आप अगर मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पिछले रिसर्च बहुत सारे थीसिस हम लोगों ने देखे हैं, वो कैसे हो गया है, क्या हुआ है। मुगल कालीन चित्रों के जो हाशिए पर ये है उस पर PhD हो गई हैं और क्या लिखा है। तो अब जो रिसर्च है बहुत अलग तरीके का हो रहा है और रिसर्च भी अपने आप में बहुत ही मतलब वास्तव में रिसर्च अब हो रहा है। और आप लोग जिस पीरियड में हैं अब उसका वैल्यू होना चाहिए। मतलब केवल एक PhD मिल जाए ये नहीं मतलब होना चाहिए, फर्दर भी उसमें स्कोप आपके पास बना रहे आगे काम करने का, ये सोचते हुए काम कर। ठीक है। मेरे पापा मथुरा संग्रहालय से हैं और डायरेक्टर ऑफ झांसी म्यूजियम से रिटायर्ड हुए हैं। तो उनके माध्यम से मैंने उनकी बुक्सों का भी अध्ययन किया, कुछ उन्होंने मुझे और भी बुकें बताई।
तो मेरा जो रुझान था वो यही था कि मैं हिस्ट्री से कुछ करूँ, और मैंने हिस्ट्री से एमए भी किया था। तो वही मेरा फर्स्ट चॉइस, तो मैंने पहले हिस्ट्री था, लेकिन फिर मैंने एमए ड्राइंग पेंटिंग से बाद में की, मतलब करना पड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की वजह से। ये बहुत अच्छा है कि आपका हिस्ट्री का बैकग्राउंड है और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को लेकर आप काम करेंगे, तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ मेरी सलाह आपको यही है कि आप उसके एस्थेटिकल पार्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए और कंपैरेटिव स्टडी जरूर कीजिए, केवल डॉक्यूमेंटेशन नहीं कीजिए, तभी उसका उपयोग होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने 4 दिन बात की, ट्रूथफुल रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके रिसर्च में कभी भी अगर आवश्यकता होगी, आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग शिक्षक हैं, हमेशा अवेलेबल हैं, आप फोन पर बात कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, फोन नंबर भी मिल जाएगा आपको, होगा ही शायद ग्रुप में, है ना? तो कभी भी आप लोग बात कर सकते हैं, कोई भी सलाह हो तो आप ले सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये आखिरी हमारा क्लास था, समाप्त करते हैं। ठीक है, सीखने को मिला सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको इसमें नाम लिखा आ रहा है, फोन नंबर नहीं आ रहा है। फोन नंबर नोट कर लीजिएगा चाहे तो। यस, बोलिए। 94151034 034 75 94 151 151 034 034 75 75। थैंक यू सर। ठीक है, तो हम लोग अब इस आज के सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर शुभम मैडम जिन्होंने मुझे अवसर दिया आप लोगों के साथ बात करने का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैडम भी शायद हैं अभी। आपसे मिलने जरूर। हाँ, मिलने आएंगे हम पक्का। जरूर जरूर। थैंक यू। यस सर, लखनऊ आएंगे तो जरूर आएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं। ओके ओके। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते नमस्ते।